मानव शरीर में यहाँ गले में एक तितली की आकार का थायराइड ग्लैंड होता है जो T3, T4 हार्मोन सिक्रीट करता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को, जिनका सीधा असर पड़ता है हमारे वजन पर, हमारी ऊर्जा पर और साथ ही हमारे मूड पर। और आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में इसी डिसऑर्डर को लेकर हम बात करने वाले हैं कि थायराइड डिसऑर्डर का निदान क्या है, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर BS शर्मा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर आयुर्वेद तिबिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर रेणुका तनेजा का। नमस्कार, जॉइंट डायरेक्टर आयुष CGHS। और स्वागत करते हैं डॉक्टर दानेंद्र साहू जी का। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर भगवान साहे शर्मा, आपसे शुरू करते हैं। हमने ये तो पता है कि थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, लेकिन फिर बात ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की भी होती है, तो इस एक्सिस को कैसे समझें? जी बहुत महत्वपूर्ण है। थायराइड डिसऑर्डर्स को समझने से पहले हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि फीडबैक मैकेनिज्म के आधार पर थायराइड हार्मोन्स को कंट्रोल करते हुए शरीर में मेटाबॉलिज्म, चयापचय प्रक्रिया, ऊर्जा, हमारी एनर्जी और ग्रोथ, विकास एवं वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब इसमें तीन जो महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड, ये अपना रोल पे करती है। इसमें हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे रहता है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस के नीचे छोटी सी मटर के आकृति की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है, और उसके साथ फिर थायराइड ग्लैंड जो आपने जैसे बताया। तो इनमें जैसे ही ब्लड में हार्मोन, थायराइड के जो हार्मोन्स है T3 और T4 की थोड़ी सी अपनी लेवल से कमी होती है, तो तुरंत उसका जो संकेत है हाइपोथैलेमस को जाता है। और हाइपोथैलेमस वहाँ से TRH, थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। तो वो जो है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, और वो फिर थायराइड को स्टिमुलेट करके T3, T4 का उसको बढ़ाता है। जी। तो डॉक्टर, ये जो मेडिसिन हमें दी जाती है, यानी कि ये क्या एक्सटर्नल कोई हार्मोन बूस्टर है या फिर ये दवा है जो उसको ठीक कर रही है? बात कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म की, जो कि ज़्यादा कॉमन है हाइपरथायराइडिज्म के मुकाबले। तो जो आप हार्मोन की बात कर रहे हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। वो हमें तब दिया जाता है जब शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी होती है, हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता है। तो जो हमारी डेफिशिएंसी वो हम बाहर से पूरी करने की कोशिश करते हैं। जितनी रिक्वायर्ड डोज है वो हम थोड़े टाइम में डोज एडजस्ट करके, जब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो हमारे थायराइड हार्मोन लेवल और थायराइड टेस्ट कंट्रोल होते हैं। जी, यानी जब थायराइड के डिसऑर्डर्स की बात होती है तो मुख्यतः हाइपोथायराइडिज्म है, जहाँ की आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, तो और हाइपर यानी ज़्यादा एक्टिव। तो ज़्यादातर केसेस डॉक्टर रेणुका कौन से आते हैं OPD में? OPD में ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म के आते हैं, और वो इट इज़ मोर प्रोन टू फीमेल्स। हमने देखा है कि फीमेल्स ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड होती हैं। तो 100% अगर हम कहें तो हम कहें 90-95% उससे भी ज़्यादा हाइपो ही हैं केसेस? नो, नॉट 90-95%, बट यस 70 to 80 वी कैन से। तो इसको हाइपोथायराइडिज्म को समझे कैसे, क्या एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उस ब्लड टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं, T3, T4 एंड TSH। जब TSH अपनी एक नॉर्मल रेंज विच शुड बी अराउंड 4.5 और 5 से ज़्यादा हो जाता है, उसको हम that is TSH is raised means the patient is suffering from hypothyroidism। जैसे सर ने बताया कि उस केस में क्या होता है कि जो लेवल्स हैं वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से कम हो जाते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म और फीमेल्स के केसेस में थोड़ा सा इसलिए भी है बिकॉज फीमेल्स में हार्मोन्स का जो लेवल है वो एक हर स्टेज पे चेंज होता है। जैसे प्यूबर्टी के वक्त हार्मोन्स के लेवल चेंज होंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज। सो ये दीज आर दी स्टेजेस। ये वो स्टेजेस हैं जिसमें especially a female is more prone to catch these diseases। लेकिन इससे पहले कि हम समझें कि दवा का क्या रोल है, ट्रीट कैसे करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो भारत की प्राचीन पद्धति है और डॉक्टर शर्मा वो आचार विहार और आहार पे फोकस करती है, तो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी क्या हो? क्या खान पान में बदलाव कुछ कर सकते हैं कि मुझे थायराइड की समस्या हो ही ना? हाँ, ये निश्चित रूप से। सबसे पहले देखो, सभी लोग जानते हैं
कि आजकल जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहा है। इस पे ज़्यादा विचार विमर्श न करने के अलावा मैं एक सामान्य आपसे उस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ दर्शकों को कि आहार में जो विकृतियाँ हो रही हैं हमारे, एक तो हम लोग मीठा खाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, एक ही रस का अभ्यास, जबकि आयुर्वेद में कहा है कि 6 रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रसों का एक प्रोपोर्शन में यूज करना चाहिए। लेकिन कड़वी चीज़ें लोगों ने कम कर दिया है, जो वो कि मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करती है कड़वी चीज़ें, और मधुर चीज़ और वो भी खाना खाने के बाद ज़्यादा हमने प्रारंभ कर दिया। तो ये एक विकृति हो रही है। दूसरी जो ब्रिंज ईटिंग और स्नैकिंग, दिन भर हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। और तीसरी जो है कि हम रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में बहुत ज़्यादा चीज़ों को ले रहे हैं आज, जैसे दूध, मिल्क के साथ में हम फलों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो सब चीजें हैं ये हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। आपसे राइट कॉम्बिनेशन भी पूछेंगे, लेकिन यदि आप भी आज थायराइड डिसऑर्डर्स और इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट पे डॉक्टर से सवाल करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर नोट करें। 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर, अगर हमारे शरीर में ये डिसऑर्डर हो रहा है तो क्या पहचान है जिससे हमें पता चलेगा कि अब डॉक्टर के पास जाना है? जी, थायराइड डिसऑर्डर काफ़ी हमारे पॉपुलेशन में कॉमन है। जैसे मैडम ने बताया कि हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन है। इसका इंसिडेंस बिटवीन 7 to 11% अपने पॉपुलेशन में होता है। उसके मुकाबले हाइपरथायराइडिज्म कुछ कम कॉमन है, 1 to 2% पॉपुलेशन में होता है। हाइपोथायराइडिज्म थायराइड को कम करने की प्रॉब्लम को हम कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, थकान, नींद ज़्यादा आना, वेट गेन होना, ये कुछ इंडिकेशंस है हाइपोथायराइडिज्म के। इसके ठीक उलट हाइपरथायराइडिज्म में, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है, उसके सिम्टम्स होते हैं वेट कम होना, पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन बढ़ना, अत्यधिक पसीना आना, बार बार बाथरूम पेशाब आना, ये कुछ इंडिकेशन। तो डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर शर्मा ने कारण बताए जो आज जीवन शैली है, तो वो जीवन शैली के कारण हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा होता है, तो ऐसे में हाइपर जो थायराइडिज्म है उसके कारण क्या रहते हैं? हाइपरथायराइडिज्म जनरली एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं थायराइड के अगेंस्ट, वो थायराइड के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटीबॉडीज हमारे थायराइड को काम करने से रोक भी सकते हैं, ज़्यादा काम करने को मजबूर भी करते हैं। तो ये अपने आप में नहीं है, ये हो गया बस। हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती हैं, उसमें ज़्यादा रोल नहीं है। यानी ये समझना जरूरी है कि अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो व्यक्ति पतला हो जाएगा, वेट कम होगा, और हाइपोथायराइडिज्म है तो आप वेट गेन करेंगे। And it is genetically related. Okay. Like both. Both are So genetically. if anyone in your family has hyper or hypothyroidism, especially the kids should be very careful. They should be cautious. They should have regular checkups, so that because they are more prone to catch the disease. जी, बिहार से हमारे एक कॉलर जुड़े हैं। नमस्कार, स्वागत जी। स्वागत है आपका। क्या बदलते मौसम में मार्च अप्रैल के समय शाम को नहाने में क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि मुझे ऐसा एक बार हो चुका था, खांसी वगैरह बढ़ गई थी। और ये मैं एक और पूछना चाहता हूँ आयुर्वेद के डॉक्टर साहब से कि एक बार मेरे नाक में पस हो गई थी, तो वो षडबिंदु तेल आता है, उसी से मुझे फायदा हुआ था आयुर्वेद से। तो वो काफी कारगर हुआ था मेरे लिए। जी डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एक तो ये कह रहे हैं कि अगर गले में टॉन्सिल्स हों तो क्या उसका कुछ लेना देना थायराइड से है, और इनको एक बार नाक में कुछ पस भी हुई थी। टॉन्सिल्स और नाक की प्रॉब्लम थायराइड से बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने बताया, अगर सिम्टम्स को ध्यान में रखें तो सिंपल टेस्ट होते हैं जो कि हमारे आसपास सभी लैब्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि T3, T4, TSH, अगर ये ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट ये डॉक्टर साहब कौन सी उम्र का व्यक्ति एक प्रिवेंटिव तौर पे करा ले T3, T4 का टेस्ट? ये टेस्ट आजकल कॉमनली अवेलेबल हैं, जो भी हम हेल्थ पैकेज डायबिटीज़ के लिए या किसी प्रॉब्लम, जनरली थायराइड टेस्ट इंक्लूड होते हैं इसमें। जी, तो आज थायराइड डिसऑर्डर्स पे हम बातचीत कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर दानेंद्र साहू तो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर BS शर्मा आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर रेणुका होम्योपैथ के विशेषज्ञ हैं। होम्योपैथ की मीठी गोलियां थायराइड को ठीक कर सकती हैं? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली अपने जो हमारे ऑडियंस है उनको भी ये बताना चाहूंगी, बड़ा लोगों में मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी जड़ से निकालती है, बट हमारी भी पैथी की अपनी लिमिटेशंस है। सबसे बड़ी चीज, जो पेशेंट्स ऑलरेडी एक कन्वेंशनल पैथी पे आ चुके हैं और काफी टाइम से ले रहे हैं। सेकेंडली, वो वाले पेशेंट्स जो जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उन केसेस में हम क्या कहते हैं, वी
बिकॉज उसमें क्या है, थायराइड जैसे सर ने बताया, वो उसमें डोजेज बड़ी ऑल्टर करनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है, रेगुलर कंसल्टेशंस लेनी पड़ती है। इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन केसेज हैं, जिन्होंने अभी तक कन्वेंशनल मेडिसिन शुरू नहीं की, उनके जो ब्लड टेस्ट के लेवल हैं ऐसे हैं कि हमें अभी एलोपैथिक पे नहीं जाना है। Okay. उन केसेस में वी कॉल देम बॉर्डर लाइन केसेज, और उन केसेस में हम अपनी पैथी होम्योपैथिक से देते हैं और कोशिश यही करते हैं कि पेशेंट को एलोपैथिक तक ना जाना पड़े। अगर वो पेशेंट एलोपैथिक में मान लो जो थायरोक्सिन की गोली ले रहा है रोज, फिर साथ में होम्योपैथिक की दवा ना ले? नहीं, हम साथ में दे सकते हैं, स्पेशली उन केसेस में दे सकते हैं, 1 घंटे का फर्क रख के दोनों में। उन केसेस में दे सकते हैं जिनमें उनकी मेडिसिन लेने के बावजूद भी लेवल्स कंट्रोल में नहीं आ रहे और बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, सो दैट उनकी डोजेस ना बढ़े, बिकॉज दीज मेडिसिन्स हैव सम और द अदर साइड इफेक्ट्स। और हमारी किसी पैथी में हम तो डिक्लेयर करते हैं ये वी डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। डॉक्टर शर्मा, आयुर्वेद पद्धति से जब इलाज करते हैं हम, तो उसमें कितना इलाज संभव है? क्या उसमें भी होम्योपैथी की तरह ही है कि पहले जो है एकदम तुरंत दवाई नहीं चलेगी एलोपैथी की, और अगर चल रही है तो किस तरीके से आयुर्वेद उसमें सहारा बन सकता है? हाँ, निश्चित रूप से आयुर्वेद जो है हाइपोथायराइडिज्म को कफज व्याधि मानता है। मींस बॉडी में वाटर कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। उसके कारण हमारा जो अग्नि है, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, वो वीक हो जाता है। ओके। और उससे हमारे शरीर में दोषों का संचय, टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। तो अगर हम उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो हमारा जो शरीर पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। तो हम तो एक डिटॉक्सिफिकेशन, एक थेरेपी है पंचकर्म, उसके द्वारा वमन विरेचन और इन सब के द्वारा बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। दूसरा, कुछ रसायन द्रव्य हैं जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं, जिसमें आंवला है, अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है, शिलाजीत है। इस तरह के जो द्रव्य हैं वो हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं और हमारे पित्त को बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से इसका उपचार संभव है। जी डॉक्टर साहू, हैदराबाद चलते हैं जहां से हर्ष जी हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग। मुझे ये पूछना था, मैं पिछले 5 साल से मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम है। इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि थायराइड जनरली ज़्यादातर लोगों में कंट्रोल होता है, ये ठीक नहीं होता है। हम जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट है वो हम रिप्लेस करें थायराइड हार्मोन की डोज के द्वारा। तो जनरली इस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हमें लाइफ लॉन्ग ही रहेगी। तो दवाई अपने आप बंद नहीं करनी है, बंद ना करें। डॉक्टर भी सलाह नहीं करते हैं बंद करने के लिए? डिपेंडिंग अपॉन टेस्ट, हम किसी को एडवाइस भी करते हैं बंद करने के लिए, बट वो हमें टेस्ट रिपोर्ट ही बताती है हमें कि हम दवाई बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने दवाई लेनी छोड़ दी, उसको लगा कि अब सब कुछ ठीक है, तो तब क्या हो सकता है? क्या उसके कुछ ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नजर आएंगे? क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन नहीं बना रहा है, अगर हम बाहर से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर में कमी बनी रहेगी। जो हमारे टेस्ट हैं, TSH बढ़ने लग जाएगा, T3 T4 कम होने लग जाएंगे, और जो हमें सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे वो सारे सिम्टम्स हमें आने लग जाएंगे। तो मतलब इससे ये समझे कि हमें रेगुलर बेसिस पे दवाई चल रही है, काफ़ी लंबे समय से हम ले रहे हैं, लेकिन हमें आपके पास बार बार आना है, चेकअप कराना है। रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। जब हमें लगे थायराइड टेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें मिलना है। जी डॉक्टर साहब, पंजाब चलते हैं जहाँ पे KP सिंह जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी रिसेंटली 1 महीना हुआ है, तो मुझे हाइपोथायराइडिज्म हुआ है जी। तो THS टेस्ट जो है 8.2 था और CO टेस्ट कराया था वो है 35.2। तो वो डॉक्टर ने थायरोक्सिन C25 ट्रीटमेंट शुरू किया है जी। लेकिन कभी कभी मुझे ना गले में ऐसे हल्की घुटन लगती है जी। तो वो थायराइड की वजह से है या वाइटल वजह से है? आपकी उम्र कितनी है? 78। 78। थैंक यू सर फॉर योर क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, ये जो गोली ले रहे हैं थायरोक्सिन, उससे कभी कभी गले में ऐसे घुटन महसूस होती है, ऐसा कोई लगता है साइड इफेक्ट्स गोली का? जी, ये कॉमन कंप्लेंट्स होती है हमारे थायराइड पेशेंट्स में कि थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, गले में घुटन लग रही है, बट हमें ये समझना होगा कि थायराइड के गले में हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। विंड पाइप है, फूड पाइप है, थायराइड ग्लैंड है, लिम्फ नोड्स हैं। जो हमारे थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं वो कभी कभी हमारे गले में स्प्रेड होकर हमें इसी तरह के सिम्टम्स करते हैं। ओके। तो
जनरली हमें अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो हमें थायराइड चेकअप के अलावा हम ईएनटी स्पेशलिस्ट से भी मिलके हम जान सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके डॉक्टर, आपने कहा था कि होम्योपैथी जो है उसमें इस तरीके के आफ्टर इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स नज़र नहीं आते हैं, तो होम्योपैथी कैसे पूरा किस तरीके से काम करती है और कितना लंबा चलेगा इसमें भी? क्या इसमें भी जो आप मेडिसिन देती हैं वो मीठी गोलियाँ ताउम्र लेनी पड़ेंगी? देखो, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। होम्योपैथी का जो इजाद हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि अराउंड 225 इयर्स पहले जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स थे दे वर वेरी डैमेजिंग टू द बॉडी। तो जो हमारे फाउंडर थे डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, उन्होंने देखा, ही वांटेड टू क्रिएट समथिंग व्हिच इज वेरी जेंटल, द मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी चीज़ हम खाते हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ एक क्योरिंग पावर है। सो दिस इज हाउ होम्योपैथी वाज एक्चुअली फाउंड, डिस्कवर्ड। उसमें जो आपका मेन क्वेश्चन था कि क्या लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, जैसे सर ने बताया, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए मेडिसिन आपको लेनी पड़ेंगी। कुछ हमारी पैथी के मिसकंसेप्शंस है, क्या ये मीठी गोलियां काम करती हैं? तो ये जो मीठी गोलियां होती है दे आर ओनली शुगर बेस्ड पिल्स, बट इनके अंदर एक डाइल्यूशंस होते हैं हमारी मेडिसिन, वो डाली जाती हैं। तो वो जो मेडिसिन प्रिपरेशन का तरीका है वो एक अलग पोटेंटाइज्ड वे है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है, जैसे बॉडी के अंदर की एनर्जी को वो राइज करता है, मतलब इट गिव्स दैट द पावर टू थ्रो अवे द डिजीज। इसलिए डॉक्टर साहब जरूरी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले आप प्याज या कोई ऐसी चीज ना खाएं जिसमें मुंह में फ्लेवर रह जाए। एक्चुअली हमारी मेडिसिन जो है दे आर अब्सॉर्ब्ड ओनली ऑन द टंग, ऐसे स्ट्रॉन्ग पिल्स या आयुर्वेदिक की तरह क्रूड फॉर्म नहीं है। तो आपकी टंग पे एब्जॉर्प्शन है, अगर आपका माउथ ही क्लीन नहीं है तो वो दवाई एब्जॉर्ब नहीं होगी। एब्जॉर्ब नहीं, मैं बताती हूँ। उसमें ये होता है कि सबसे पहली चीज, जो लोग पान, तंबाकू, गुटखा खाते हैं, उनके लिए तो हमें पहले वो काउंसलिंग करनी पड़ती है कि जी पहले इनको छोड़ो। दूसरी चीज जैसे अदरक है, लहसुन है, प्याज है, हमारी कुछ दवाइयां हैं जिनके साथ ये चीजें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एज अ डॉक्टर हम वो पेशेंट को बताते ही हैं। और किसी भी चीज का फ्लेवर अगर मुंह में है, ब्रश किया, सिंपल ब्रश किया तो ब्रश का फ्लेवर रहता है दैट टूथपेस्ट, राइट? तो आप कुल्ला करने के बाद आधे एक घंटे के बाद कुल्ला करके बिफोर एनी मेडिसिन एटलीस्ट 1 आवर ऑफ गैप इज इम्पोर्टेंट। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार यशपाल जी, क्या सवाल है आपका? मेरे 2 छोटे से सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि मेरे जो टेस्ट कराया था उसमें T3 और T4 लेवल्स तो नॉर्मल रेंज में है, लेकिन TSH बढ़ा है, 1.5 है। अच्छा, और तो क्या मुझे मेडिकेशन लेना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है यशपाल जी। डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है, हमने ब्लड टेस्ट कराया, T3 और T4 तो नॉर्मल रेंज में है, लेकिन TSH जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा था 5 तक होना चाहिए। अब इनके केस में 8.5 है, कभी कभी वो 9-10 भी हो जाता है। तो TSH ज्यादा, T3 T4 सही, इसको कैसे इंटरप्रेट करें? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे डॉक्टर शर्मा सर ने बताया कि TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो जब हमारा थायराइड ग्लैंड कम काम करता है, ग्रेजुअली TSH हमारा बढ़ने लग जाता है। T3 T4 एक लेवल तक नॉर्मल मेंटेन रहता है, क्योंकि TSH हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। बट एक लिमिट के बाद T3 T4 भी कम होने लग जाते हैं। TSH के लेवल पे कुछ लेवल हम माइल्ड एलिवेशन मानते हैं, जैसे 5 से 10 के बीच अगर TSH हो तो हम माइल्ड एलिवेशन मानते हैं। अगर इस कंडीशन में कुछ एडेड कंडीशंस हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, किसी को हार्ट डिजीज हो, प्रेगनेंसी हो, इन कंडीशन में हम इन माइल्ड एलिवेशन में भी मेडिसिन देते हैं। अदरवाइज हम 10 के ऊपर लेवल पे ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जी, डॉक्टर शर्मा, सब क्लिनिकल मान सकते हैं इसको, सब क्लिनिकल मान के इसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू है, हमारी स्लीप को प्रॉपर करके है, हमारी डाइट को मेंटेन करके है, तो कुछ होम रेमेडीज के थ्रू, जैसे हम प्री डायबिटिक कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर। यस, तो बिना विदाउट मेडिकेशन, जैसा सर ने बताया, उसमें कोई मेडिसिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो निश्चित रूप से हम इस तरह की मॉडिफिकेशन से, हमारी होलिस्टिक अप्रोच है उसके थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेद पद्धति से ही ये सब ठीक हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, हमें वो एलोपैथी मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी एक्सटर्नल? नहीं, एलोपैथी तो अभी 400 साल पहले आई है, उसके पहले तो आयुर्वेद ही था, तो निश्चित रूप से ट्रीटमेंट तो उस समय भी होता था। हाँ, आज कन्वेंशनल थेरेपी बहुत एविडेंस बेस्ड हो गई और सब कुछ है, इसलिए लोगों का विश्वास उसमें ज्यादा है। लेकिन जहाँ पे 10 सब क्लिनिकल कंडीशन है, तो निश्चित रूप से हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं और होम रेमेडीज है, उनको निश्चित रूप से एक्सप्लोर करना चाहिए। जी, सुषमा जी हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो। हेलो,
हेलो, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि मेरा जो थायराइड है वो बॉर्डर लाइन पे है, तो उसके कारण मुझे प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है, और इसको क्योर करने के लिए हम पहले से ही क्या करें, जी। जैसे एक्सरसाइज या खाने जी। पीने में, कि डॉक्टर हम रेणुका? पहले ही इसका प्रिकॉशन कर ले कि आगे हमें ना हो लाइफ में। ओके, जी। देखिए, इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। इसका बड़ा अच्छा सा आंसर है। इसका बड़ा अच्छा आंसर ये है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ डिजीजेस सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त आती हैं और वो बाद में जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, लाइफस्टाइल नॉर्मल आता है, वो ठीक हो जाती हैं। तो इस केस में अगर इनका टीएसए जैसे सर ने बताया, अगर वो 10 के ऊपर है और बाकी डिजीजेस, बाकी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, तो इसमें थोड़े टाइम के लिए आप ट्राई कर सकते हैं एलोपैथिक को। अदरवाइज बॉर्डर लाइन केसेस में जब तक 10 के ऊपर नहीं जा रहा, 5 to 7 के बीच में है, आपको अल्टरनेटिव सिस्टम्स को, वेदर इट इज आयुर्वेदा, होम्योपैथी। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं सबने मिस आउट की, मैं बोलना चाहूंगी फीमेल्स के केस में। फीमेल्स के केस में अगर उनका वेट बढ़ रहा है एंड इन स्पाइट ऑफ डाइटिंग, इन स्पाइट ऑफ योगा, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग वेट लॉस नहीं हो रहा, मेरा सजेशन है प्लीज टॉक टू द डॉक्टर एंड गेट योर थायराइड टेस्ट डन। लेडीज बोलती हैं जी मैडम हम तो थक गए वजन का करते करते, खाना छोड़ दिया, सब कुछ मीठा छोड़ दिया, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, एंड हेयर फॉल एंड इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स। फीमेल्स के केसेस में ये 3 लैंडमार्क्स हैं जो ये बता सकते हैं जी आप एक प्रोस्पेक्टिवली हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हो लेकिन सकते हैं। ऐसा भी देखा जाता है अक्सर कि कुछ लोगों में ना तो वो वजन कम हो रहा है ना ही बढ़ रहा है, वो स्टैटिक स्टेबल बहुत अच्छा है। पोजीशन में रहता है। वो स्टैटिक होना अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन ओबीज होके कम नहीं होना ट्राई करते हुए भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब वो ठीक है नहीं। मैंने बोला अगर है, जैसे सपोज ओवरवेट पेशेंट है, फीमेल ओवरवेट है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, और गर्मी, मतलब एक बड़ा कॉमन सिम्टम है थायराइड का, गर्मी बहुत लगती है और ठंड बहुत लगती है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, और मेहनत करने के बाद भी कम नहीं हो रहा, तब आपको बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो लक्षण है इसे हम पहचानें और सही समय में डॉक्टरी सलाह भी लें। लेकिन दिसंबर 2025 की 19 तारीख बहुत विशेष थी डॉक्टर शर्मा, जब माननीय प्रधानमंत्री ने WHO जो कॉन्फ्रेंस थी ट्रेडिशनल मेडिसिन की, वहाँ पर आयुष मार्क को लॉन्च किया। तो क्या है ये मार्क? जी जी, एक्चुअली मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंटीग्रेशन पे काम कर रही है। वो चाहते हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथ और कन्वेंशनल मेडिसिन एक साथ काम करें। इसके लिए, इसको ग्लोबलाइज करने के लिए, आयुष सिस्टम को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक मार्क, आयुष मार्क के नाम से एक सर्टिफिकेशन कोर्स, सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके अंतर्गत आयुष प्रोडक्ट है, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योगा, इनके जो प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं उनको सर्टिफाइड कर रही है कंपनी, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पे उनका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा और उनका जो है ग्लोबलाइज ये सिस्टम होगा। इसमें 2 तरह के मार्क इन्होंने ईजाद किए हैं, जो कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। इसमें स्टैंडर्ड, आयुष स्टैंडर्ड मार्क, ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए बनाया गया है, और एक दूसरा है आयुष प्रीमियम मार्क। ये इंटरनेशनल मार्केट में आयुर्वेदिक प्रमोट, जो आयुष प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करने के लिए किया गया। इससे क्या है कि लोगों में एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा, इनका एक माध्यम से जो है स्टैंडर्डाइजेशन होने से कारण इनका जो है जो कंज्यूमर है उनका आयुर्वेद के और इनके प्रोडक्ट के प्रति विश्वास होगा और इनका मार्केट में वृद्धि होगी। एक छोटा सा ये भी बता दीजिए, ई संजीवनी कार्यक्रम में जनता अगर इंटीग्रेटेड मेडिसिन आयुष के बारे में पूछना चाहे, होम्योपैथी, तो कॉल कर सकती है? जी जी, ये आयुष ग्रिड के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आयुष मिनिस्ट्री ने तैयार किया है। उसमें करीब 22 इस तरह के डिजिटल इंटरवेंशंस हैं, इनिशिएटिव्स हैं। उनमें ई संजीवनी भी एक महत्वपूर्ण टेली मेडिसिन के माध्यम से, इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी एंड कन्वेंशनल मेडिसिन, एलोपैथ, इनके सबके डॉक्टर्स सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 तक सबके लिए अवेलेबल है। वो एक पर्टिकुलर नंबर है, उस पर फ़ोन करें और अपनी जो स्वास्थ्य समस्याएं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये निःशुल्क नंबर है 1800 नंबर, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब, थायराइड ग्लैंड से जुड़ी कौन सी ऐसी अवेयरनेस की बातें हैं जो हम सभी घर परिवार याद रखें? जी, एक हमने डिस्कस किया कि थायराइड की मेडिसिन हम बिना डॉक्टर परामर्श के बंद ना करें, वो बहुत ज़रूरी है। थायराइड के लक्षण हम याद रखें ताकि हम टेस्ट कर सकें और जान सकें कि थायराइड हमारा कंट्रोल में है या नहीं है। इन प्रिकॉशंस का ध्यान। और अगर स्किप हो जाए मेडिसिन कभी,
देखिए, अगर हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, हम जनरली पेशेंट को ये आइडिया ही नहीं देते हैं कि अगर स्किप हो जाए तो क्या करना है। बट बाई चांस अगर हम कभी स्किप हो जाए तो हम अगले दिन जो स्किप हुई मेडिसिन वो हम अगले दिन ले मतलब सकते हैं, डबल ले सकते ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। जी, चलिए आशा करते हैं कि जनता जो आपने आज सुझाव दिए हैं उसके चलते थायराइड ग्लैंड को समझेगी। जो पूरा एक्सिस है कि T3 T4 थायराइड ग्लैंड करता है, और अगर सिक्रीशन कम है, ज़्यादा है तो हाइपो हाइपर, और इसका अंदेशा देता है TSH ब्रेन से। कमाल है मानव शरीर, और इसलिए प्राचीन पद्धति हो, एलोपैथ हो, सबने मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम सब हेल्दी रहें। दैट्स आवर रेजोल्यूशन फॉर न्यू ईयर 2026 एज वेल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहू, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर रेणुका फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you so एंड हैप्पी much. न्यू ईयर।